दूसरी कहानी जो मैं अब सुनाने जाऊंगी कुछ सिक्के के दूसरे पहलू को ही दर्शा रही है। और इस कहानी का नाम है बाबा ब्लैक शिप। ये समाज में व्याप्त धारणाओं को तोड़ती प्रतीत होगी, पर ये कड़वा सच है और आज की सच्चाई भी। अक्सर कई बुजुर्ग अपनी ही शर्तों पर जीने की जिद, अकड़ को ढोते हुए खुद को अकेलेपन की ओर ढकेल लेते हैं। कहानी लंबी है, मैं कुछ संक्षिप्त कर सुनाने की कोशिश करती हूँ। ये एक अखबार में छपी खबर पर आधारित है। उस समय सोशल मीडिया में इस खबर पे खूब चर्चे हुए थे। शायद कहानी सुनने के दौरान आपको याद भी आ जाए। मैंने उस घटना को शब्दों में अपना एक कहानी के रूप में इस कहानी का शीर्षक है बाबा ब्लैक शिप। मैं कुछ संक्षिप्त कर सुना रही हूँ क्योंकि कहानी लंबी है, आप ऊबने लगेंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं सिक्के के एक दूसरे पहलू को दिखा रही हूँ जिसे ज़्यादातर लोग नहीं दिखाने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि हमारे देश में माता पिता को भगवान माना जाता है। और सच, माता पिता भगवान हैं, पर गलतियाँ भगवान से भी होती हैं। हम अभी रामायण देख रहे थे ना, हमें कभी कभी लग रहा था कि भगवान राम को ऐसा नहीं करना था। तो गलती माँ बाप से भी होती है पालने के समय, जिसका खमियाजा बुढ़ापा में उनको भुगतना होता है। तो मैं एक कहानी सुना रही हूँ, कृपया मुझे गलत न समझें। खबर कुछ ऐसी थी। दूरदर्शन के रिटायर्ड निदेशक का शव ठेके पर मिला। बेटे ने अमेरिका में फोन तक नहीं उठाया। अखबार में छपी फोटो को देखकर मन सहम गया। मेरा मन कसैला सा हो गया। अब मन को और कड़वा करने में अगले पृष्ठ पर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। वर्षों पहले बरेली के वे दिन याद आ गए जब सरीन अंकल बरेली दूरदर्शन में एक उच्च पदस्थ अधिकारी हुआ करते थे और हमारे पड़ोसी भी। इतने उच्च पद पर थे कि उनके घर में 3-4 नौकर काम करते थे। बड़ी सी चमचमाती गाड़ी दरवाजे पे खड़ी रहती। उनका बेटा समर्थ, जिसका जिक्र आज के अखबार में नकारात्मक रूप से आया हुआ है, मेरी ही उम्र का था। हम क्लासमेट थे। जब सरीन अंकल की पोस्टिंग बरेली हुई तो जहां मैं पहले से पढ़ रहा था, वो अंग्रेजी स्कूल में की प्रवेश परीक्षा में समर्थ सफल ना हो पाया। ये बात सरीन अंकल को कचोट गई कि ये बात सरीन अंकल को कचोट गई। वीना श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। कि उनका बेटा शहर के सबसे अच्छे स्कूल में न पढ़ पा रहा है। फिर उन्होंने किसी तरह अपनी बड़ी पोस्ट और बड़ी सिफारिशों के दम पर समर्थ का उस स्कूल में दाखिला दिला के ही दम लिया था। समर्थ सीधा साधा कोमल हृदय का संवेदनशील बच्चा था। गणित और विज्ञान में उसका मन नहीं रमता था। उसे भाषा से प्यार था। हिंदी व अंग्रेजी में उतनी छोटी उम्र में सुंदर कविताएं रचता था। उत्कृष्ट पेंटिंग बनाता था। इतिहास की इतनी गहरी जानकारी थी, चाहे कोई प्रसंग पूछ लो। इसी तरह उसका साहित्य प्रेम भी उम्र के हिसाब से बेजोड़ दिखता। हम सब जब मैदान में गेंद के पीछे पसीना बहा रहे होते तो वह लाइब्रेरी में पुस्तकें चाट रहा होता। कोमल हृदय का समर्थ, जिसका आज अखबार में जिक्र है, पाषाण हृदय में कैसे तब्दील हो गया, मुझे बेहद दुख हो रहा है। क्योंकि शायद अब मैं समझ रहा हूँ, उन पुराने दिनों के पल छीन एक एक कर स्मृतियों के झरोखे से झांकने लगे। अब जब मैं खुद अधेड़ हो चला हूँ तो सारी बातों की कड़ियाँ जोड़ने में शायद सफल हो जाऊँ। मुझे याद आ रहा है, शायद हम कक्षा 8 या 9 में रहे होंगे जब समर्थ ने राज्य स्तर पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता जीती थी। उसे राष्ट्रीय स्तर पर जाना था। उसी दौरान अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम आए थे।
जिसमें उसने सामान्य अंकों से सिर्फ पास किया था। उसी शाम जब मैं खेलने के लिए समर्थ के घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बनाई हुई सारी पेंटिंग्स की चिंदियां पूरे घर में उड़ रही थीं। ब्रश टूटे और रंग की बोतलें उल्टी हुई थी। यहाँ तक कि उसकी लिखी कविताओं की कॉपी भी उन्हीं फटे हुए बिखरे सपनों के बीच टुकड़ों टुकड़ों में पनाह खोज रही थी। समर्थ सबके बीच निश्चल बैठा फटी फटी आंखों से गुजरा हुआ तूफान देख रहा था। मुझे लगता है पाषाण बनने की दिशा में ये उसका पहला कदम था। इतने ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति का बेटा एक पेंटर या कवि कैसे बन सकता था? उसे तो पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए जिसमें खूब पैसा हो, जिससे कि समाज में उसका कद ऊंचा हो। धन्यवाद रंजना वाजपेयी जी। धन्यवाद रोजिका। उस दिन से मछली को पेड़ पर चढ़ाने की कवायद शुरू हो गई। मुझे तो लगता है समर्थ के दिल दिमाग सब पर कब्जा कर सरीन अंकल ने उसे इंसान से मशीन बनाने की ही तैयारी की थी। हमारे घर का माहौल थोड़ा, हम लोग दादा दादी के संग ही रहते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि दादा दादी मेरे घर रहते थे, हम लोग दादा दादी के संग रहते थे। दादाजी बीच बीच में कुछ दिनों के लिए गांव जाते। घर में मामा चाचा मौसी फुआ इत्यादि का हमेशा आना जाना लगा रहता। उसी में पढ़ाई होती, चचेरी बहन की शादी भी निपटा दी जाती, मम्मी नानी के बीमार होने पर ननिहाल भी चली जाती। हमारी दिनचर्या चलती रहती। शनय शनय समर्थ का मशीनीकरण होता रहा। जब अपने सारे पुराने जन्मजात ऐबों को अब वह त्याग पढ़ाई के प्रति समर्पित था। धन्यवाद वंदना जी। बिल्कुल वंदना वाजपेयी जी, आजकल यही हो रहा है। कंपटीशन के दौड़ में हम बच्चों को मशीन बनाकर रख देते हैं। जब वह पढ़ता था तो उसके चारों नौकर दबे पांव चलते। उसकी मम्मी टीवी तक नहीं चलाती कि कहीं उसका ध्यान न भंग हो जाए। वह मुझसे पूछता कि मैं अपने घर में इतनी भीड़ भाड़ के बीच कैसे पढ़ लेता हूँ। मुझे लगता भीड़ कहाँ है भीड़। वह बताता कि उसके पापा ने सभी रिश्तेदारों को कह रखा है कि उसकी परीक्षा के दौरान उसके यहाँ न आए। मुझे बेहद अजीब सा लगा था। पढ़ाई को इतना हौवा सा क्यों बनाकर रखा जाता है समर्थ के घर में। पर अब समझ आ रहा है, वह तो उसको संवेदनहीन बनाने की क्लास चल रही थी। हमारे 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा चल रही थी जब उसके दादाजी के गुजरने की खबर आई थी। समर्थ जो 2 साल से अपने दादाजी को नहीं मिला था, वह उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। उसके दादाजी बहुत दिनों से बीमार थे, अकेले एक नौकर के साथ गांव में रहते थे। सरीन अंकल समर्थ की परीक्षा के बाद ही उसे लाने की सोच रहे थे कि इस बीच वह चल बसे। आज अखबार में ये भी छपा था कि सरीन अंकल के रिश्तेदार उनके भांजे ने भी मुखाग्नि देने से इनकार कर दिया। तो सहसा मेरी आंखों के समक्ष वह प्रसंग याद आ गया जब समर्थ 11वीं में था और उसकी बुआ अपने बेटे को चाहती थी कि वह अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई करे, परंतु सरीन अंकल ने साफ मना कर दिया था कि उनके बेटे की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। शायद रिश्तों की किताब समर्थ ने कभी पढ़ी ही नहीं थी। स्वागत है शशि श्रीवास्तव जी आपका। नंदा पांडे जी, आप सच कह रही हैं। खैर, उसका आईआईटी में तो दाखिला नहीं हुआ। अलबत्ता दक्षिण के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग संस्थान से उसने डोनेशन के बल पर डिग्री हासिल कर ली। फाइनल ईयर था जब उसकी मम्मी को कैंसर हो गया था। उसे उस वक्त भी उसके पापा ने आने से मना किया कि इम्तहान के बाद ही वह घर आए। इसी दौरान वह मुझे फ़ोन किया करता था। माँ की बीमारी सुन वह अंदर से हिल गया था। उसे अपनी माँ से मिलने, उसके गले लगने की हार्दिक इच्छा हो रही थी, पर सरीन अंकल को लगता था कि आने जाने में वक्त बेकार होगा और उसकी पढ़ाई का नुकसान भी। आंटी के देहांत का सुन मैं भी घर गया था।
उस वक्त मैं दिल्ली में पत्रकारिता का कोर्स कर रहा था। समर्थ मुझसे गले मिलकर बहुत रोया था और उसी वक्त अपने पापा के प्रति उसके मन में घृणा के भाव अंकुरित होने लगे थे। अंकल ने उसी दौरान मुझसे हिकारत भरी नजरों से पूछा था, इस कोर्स को कर तुम कितना कमा लोगे? फिर समर्थ को अपनी ओर जबरदस्ती खींचते हुए कहा, मैं तो अगले वर्ष समर्थ को आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज रहा हूँ। ये बात समर्थ के लिए शायद अप्रत्याशित थी। पापा, पापा, मैं आपको छोड़कर विदेश नहीं जाऊंगा, उसने हकलाते हुए कहा था। नहीं, मैंने फैसला ले लिया है। वहाँ पर पढ़ाई कर, जब वहाँ नौकरी करोगे तो तुम्हें बड़ी पैकेज वाली नौकरी लगेगी। यहाँ सालों गुजर जाएंगे एड़िया घिसते उतना पाने में। आज यही हो रहा है, हम अपने बच्चों को इन्हीं बड़ी पैकेजों के पीछे दौड़ा रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि अंकल मुझे ही लक्षित कर बोल रहे हैं। मुझे तो अब महसूस हो रहा है कि एक अच्छे भले संवेदनशील इंसान के हृदय को पाषाण बनाने की ये एक मजबूत कड़ी थी। समर्थ के साथ ईमेल के जरिए कभी कभार जुड़ा रहा, जो बाद में बंद हो गया। आज इस खबर के बाद सरीन अंकल के मरने पर उनके बेटे ने अमेरिका से आना जरूरी नहीं समझा। यहाँ तक कि उसने फोन भी नहीं उठाया। 3 सालों से वह उनसे मिलने भी नहीं आया था। और अंकल को किन्हीं जान पहचान वालों ने 2 वर्ष पूर्व एक वृद्धाश्रम में भर्ती कर दिया था, जहां उन्होंने खूब दारू पीना शुरू कर दिया था। आए दिन कहीं नशे में गिरे पड़े पाए जाते थे। कोई उनसे मिलने नहीं आता था, इत्यादि इत्यादि। खबरों में आजकल के बच्चों को लक्षित कर खूब कोसा भी गया था, जैसा हो रहा है। घटना कल की थी, क्योंकि आश्रम वालों के द्वारा दाह संस्कार करने की खबर भी छपी थी। थोड़ी कोशिशों के बाद मुझे समर्थ का ईमेल आईडी मिल गया। मैंने उसे अंकल की मौत का अफसोस के साथ न्यूज़पेपर की फोटो और अपने फ़ोन नंबर को मेल कर दिया। अंदर से गुस्सा सा महसूस हो रहा था समर्थ के प्रति, जो मेल करने के बाद कुछ शांत सा हो गया। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही देर में समर्थ का फोन आया। पापा का देहांत हो गया? मुझे तो पता ही नहीं। पापा के पास तो मेरा नंबर ही नहीं था। जाने किस नंबर पर फोन करने की वे लोग कह रहे हैं। मीनाधर द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। लगातार रोते हुए समर्थ की बातों से मेरा मन भर आया। जानते हो, 4 साल पहले पापा यहाँ मेरे पास आए थे। जब उन्हें पता चला कि एमएस करने के पश्चात नौकरी करने की जगह मैं एक गिटारिस्ट बन गया हूँ और उनसे पूछे बिना एक अमेरिकन लड़की से शादी कर चुका हूँ, तो उनके क्रोध का पारावार नहीं था। जानते हो, मैंने मेरिशा के संसर्ग में ही जिंदगी कैसे खुलकर जी जाती है सीखा। खुश कैसे रहा जाता है जाना। रंगों और कविताओं से तो पापा ने बचपन में ही नाता तुड़वा दिया था, पर संगीत का बीज मेरे अंदर सुषुप्त अवस्था में है, ये मुझे अच्छी गिटारिस्ट मेरिशा से मिलकर ही पता चला। मैं समर्थ की बातों को सुन रहा था। बहुत ही ज़्यादा नाराज होकर वे लौटे थे। मेरिशा के सामने ही उन्होंने मेरी थप्पड़ों से पिटाई भी की थी। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतने उच्च पदस्थ व्यक्ति का बेटा एक भाड़ बन गया है, जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने लगा है। समर्थ अपनी दलीलें दे रहा था और रो भी रहा था। मैं फिर गया था भारत उनसे मिलने। मुझे मालूम था कि जैसा उनका व्यवहार रहा है, देश में कोई ना होगा उनके पास अवकाश प्राप्ति के बाद। मैंने उन्हें अपने साथ अमेरिका लाने का भी प्रयास किया, पर जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरे मुंह पर थूक दिया और कहा कि मैं उनके लिए मर चुका हूँ। सच, मैं उसी वक्त मन ही मन उनका तर्पण कराया, उसी वक्त दे दिया अपने मन से उनको पिंडदान और लौट आया। फिर कभी उनसे नहीं गया मिलने। जग के लिए वे कल मरे होंगे, पर मेरे लिए तो वे कब का दुनिया छोड़ चुके हैं।
उम्मीद है तुम मुझे गलत नहीं समझोगे, कहकर उसने एक दीर्घ सांस ले फोन काट दिया। समर्थ का फोन कट चुका था, पर उसके शब्द गूंज रहे थे। काश काश कि सरीन अंकल अपने बेटे को बाबा ब्लैक शीप और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के साथ रिश्तों का पाठ भी पढ़ाया होता। काश कि अंकल ने रिश्तों का अर्थ अपनी करनी द्वारा अपने बेटे को सिखाया होता। आज उनके पीछे रोने वाला कोई नहीं है। काश कि बेटे को रोबोट की जगह एक इंसान बनाया होता। लोग बाग अखबार वाले समर्थ को जितना कोस ले, पर औलाद हमेशा गलत नहीं होती है। सरीन अंकल अपनी ही बोई फसल काट कर गए हैं।